क्रिसमस ईव की तैयारियां अपने उरूज पर थीं। ये 25 दिसंबर की रात थी जब सोडर फैमिली, जिसमें जेनी और जॉर्ज सोडर अपने 10 बच्चों के साथ अपने घर में मौजूद क्रिसमस मना रहे थे। क्रिसमस की सेलिब्रेशन के बाद जब जॉर्ज और जेनी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, उसके तकरीबन आधे घंटे बाद जॉर्ज को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है, उसका दम घुटने लगता है। जॉर्ज आहिस्ता आहिस्ता खांसना शुरू करता है और अपनी गहरी नींद से बेदार हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे अपने पूरे कमरे में दम घोटने वाला धुआं नजर आता है, और जैसे ही वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोल कर देखता है तब तक उसका पूरा घर आग में झुलस रहा होता है। ये 25 दिसंबर 1945 की एक सर्दी भरी रात थी जब अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया स्टेट के फेटविल शहर में सोडर फैमिली क्रिसमस ईव मना रही थी। जॉर्ज और जेनी, जो कि सोडर फैमिली के सरबराह थे, उनके 10 बच्चे थे और वो उस दिन अपने घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर रहे थे। जब रात के करीब 12:30 बजे जेनी को एक अजीब सी आवाज़ में एक औरत की कॉल आती है। उस वक्त लैंडलाइन का ज़माना था और उस घर के लैंडलाइन फ़ोन पर जिस औरत की कॉल आती है वो पहले तो हंसती है और फिर एक ऐसे नाम का जिक्र करती है जिसका ताल्लुक उस घर में किसी से नहीं होता। जेनी उस कॉल को एक रॉन्ग नंबर समझकर डिस्कनेक्ट कर देती है, लेकिन उस कॉल के बाद उस रात उनके साथ जो होने वाला था, अगर उसका जेनी को थोड़ा सा भी अंदेशा होता तो जेनी वो कॉल कभी ना डिस्कनेक्ट करती। थोड़ी देर बाद जब क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के बाद सोडर फैमिली के 5 बच्चे उनके निचले पोर्शन में और कुछ बच्चे ऊपर वाले पोर्शन में, जो कि रूफटॉप के बिल्कुल नीचे था, वहां जाकर अपने अपने बेडरूम्स में सो गए। उसके बाद जॉर्ज और जेनी सोडर भी अपने बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। रात के तकरीबन 1 से 1:30 के करीब जॉर्ज जब गहरी नींद में होता है, उसे ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई चीज़ छत पर ज़ोर से आकर गिरी, लेकिन पूरे दिन की थकान के सबब वो इस बात पर तवज्जो नहीं देता और वापस अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में खो जाता है। रात के करीब 2 बजे अचानक जॉर्ज को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। जॉर्ज को एक अजीब घुटन का एहसास होने लगता है। अचानक जब उसकी आंख खुलती है तो उसका पूरा का पूरा कमरा धुएं से भरा होता है, और जब तक जॉर्ज अपने बेड से उठकर अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है तब तक पूरे घर में आग लग चुकी होती है। जॉर्ज और जेनी बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए अपने 5 बच्चों को लेकर इस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उनके बाकी बचे 5 बच्चे जो रूफटॉप के निचले फ्लोर पर अपने बेडरूम में सो रहे थे, उन्हें निकालने के लिए जॉर्ज उसके घर के बाहर जो सीढ़ी मौजूद होती है उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे हैरत का एक शदीद झटका लगता है जब वो देखता है कि वो सीढ़ी वहाँ पर मौजूद नहीं है। जॉर्ज को लगा था कि वो सीढ़ी के ज़रिए ऊपर वाले पोर्शन में जाकर अपने बच्चों को एक एक करके निकाल लेगा, लेकिन अब जब सीढ़ी गायब हो चुकी थी तो जॉर्ज के पास फायर ब्रिगेड को कॉल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हैरत की बात तो ये थी कि ऊपर 5 बच्चे मौजूद थे और पूरा घर जल रहा था, लेकिन घर में किसी के भी चीखने चिल्लाने या शोर मचाने की आवाज़ घर के अंदर से नहीं आ रही थी। वो 5 बच्चे 14 साल का मॉरिस, 12 साल की मार्था, 9 साल का लुइस, 8 साल की जेनी और छोटी सी 5 साल की बच्ची बेटी ऊपर वाले पोर्शन में एक जलते हुए घर के अंदर फंसे हुए थे। फायर डिपार्टमेंट को कॉल की जाती है, लेकिन वो वक्त पर मदद करने नहीं पहुंचते। तकरीबन 7 से 8 घंटे बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंचती है तब तक सुबह हो चुकी होती है और वो आग में झुलसता हुआ घर राख का ढेर बन चुका होता है। फायर ब्रिगेड ने जब घर की तलाशी शुरू की तो एक सबसे हैरानकुन बात ये सामने आई कि 5 बच्चों की लाश में से कोई हड्डी, कोई डीएनए, कोई दांत, खाल का, चमड़ी का जला हुआ हिस्सा, ऑर्गन्स कुछ भी नहीं मिले। ऐसा लगता था सब कुछ राख बन गया हो। बाद में जब एक्सपर्ट ने इस पर मज़ीद रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि इतनी आग में भी इंसानी हड्डियां बच जाती हैं, लेकिन यहाँ कुछ ना मौजूद होना बिना किसी डीएनए के ट्रेसेस के इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ये कोई किडनैपिंग का केस था, और ये बात सोडर फैमिली को काबिले कबूल नहीं थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मज़ीद अजीब बातें सामने आती चली गई। उन्हें ये भी पता चला कि उस रात जेनी को जो कॉल आई थी उसके बाद
उनके लैंडलाइन की तार घर के बाहर से काट दी गई थी और घर के बाहर जो सीढ़ी जॉर्ज ढूंढ रहा था वो घर से तकरीबन 100 मीटर दूर एक जगह पड़ी हुई मिलती है। उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि जॉर्ज को ये बात भी याद आती है कि कुछ अरसे पहले जॉर्ज को किसी ने धमकी दी थी। असल में जॉर्ज एक इमिग्रेंट था जिसने अमेरिका आकर कोयले का बिजनेस करके तरक्की की और अपनी फैमिली को स्टेबल किया। शायद उसके इमिग्रेंट होने की वजह से ही कई बार उसे धमकियां दी जाती, अनजान लोगों के जरिए उसे धमकी भरे खतूत भेजे जाते। जॉर्ज शुरू में तो इन सबको इग्नोर करता रहा, लेकिन इस हादसे के बाद जॉर्ज को यकीन हो गया कि ये यकीनन बदले का ही मामला है। जॉर्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताता है कि उसे कुछ अरसे पहले एक बंदे ने कॉल करके धमकी दी थी कि उसका खानदान बर्बाद कर देगा। सॉडर फैमिली ने ये यकीन कर लिया था कि ये सिर्फ हादसा नहीं था, बल्कि उनके बच्चों को पूरी प्लानिंग के साथ अगवा किया गया था। सालों तक जॉर्ज और जेनी अपने बच्चों की तलाश करते रहे। घर के बाहर बिलबोर्ड्स लगाए गए जिसमें उनके लापता बच्चों की तस्वीरें थी, इनाम रखे गए, कई बार इश्तिहारात चलवाए गए अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर, तो कभी अलग अलग शहरों के फेवरेट टीवी चैनल्स पर इश्तिहारात चलवाए गए। अखबारों में उन बच्चों को ढूंढ कर लाने वालों के लिए इनाम रखे गए, लेकिन सालों तक उन बच्चों का कोई पता नहीं चल सका। और आखिरकार 1967 में उन्हें एक अनजान जगह से एक लेटर मिलता है। वो लेटर जहाँ से पोस्ट हुआ था उसकी जगह भी लेटर पर मेंशन नहीं की गई थी, और उस लेटर में उन्हें सिर्फ एक तस्वीर मिलती है जिसके पीछे लिखा होता है लुइस सोडर। इस तस्वीर ने सोडर फैमिली के सारे जख्मों को हरा कर दिया था, क्योंकि इस तस्वीर में मौजूद बमुश्किल 30 साल की उम्र रखने वाला वो लुइस सोडर और कोई नहीं बल्कि उनका ही खोया हुआ बेटा, उनका 9 साल का लुइस था, और उसकी शक्ल लुइस से बिल्कुल मेल खाती थी। उन्होंने दोबारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया, सब कुछ बताया, वो लेटर भी दिखाया, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी देखा कि वाकई वो लुइस ही था। भेजने वाले की काफ़ी तहकीकात की गई, लेकिन ये लेटर कहाँ से आया था, दुनिया के किस हिस्से से पोस्ट किया गया था, इसके कभी कोई ट्रेसेस नहीं मिल सके। आखिरकार अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते जॉर्ज 1969 में इस दुनिया से रुखसत हो गया, जबकि जेनी अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को तलाश करती रही और उसने बाकी की ज़िंदगी एक काले लिबास को पहने हुए गुजारी, इस उम्मीद के साथ कि शायद कभी उसका सच सामने आ जाए। आज भी ये केस अमेरिका के सबसे पुरस्कार और डरावने डिसअपीयरेंस केसेस में शुमार होता है। सवाल आज भी वही है, अगर सोडर फैमिली के बच्चे उस रात आग में नहीं जले थे तो फिर वो कहाँ थे और दुनिया के किस हिस्से में मौजूद थे, और उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की।